नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माउंटेन बुक समरी में, जहां हर किताब सिर्फ पन्नों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि आपकी सोच, आपकी जिंदगी और आपके सपनों को नई ऊंचाई देती है। यहां हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया की सबसे प्रेरणादायक किताबों की दमदार समरीज, जो आपको बदलने की ताकत देंगी। तो चलिए, मिलकर चढ़ते हैं सफलता और समझदारी की उस पहाड़ी पर, जहां हर कदम आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगा। दोस्तों, आज हम जिस किताब का सारांश सुनने वाले हैं, उसका नाम है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। मार्क मैनसन द्वारा लिखित ये किताब आपको सिखाती है कि हर छोटी बात पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिंदगी में क्या वाकई में मायने रखता है, उसे पहचानना और बेबाक होकर जीना ही असली कला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस दमदार किताब की रोचक यात्रा। चैप्टर 1, डोंट ट्राई, कोशिश मत करो। मार्क मैनसन अपनी बुक की शुरुआत एक बहुत ही शॉकिंग स्टोरी से करते हैं। वह बताते हैं चार्ल्स बुकोव्स्की के बारे में, जो एक अमेरिकन पोएट और नॉवेलिस्ट था। बुकोव्स्की का अर्ली लाइफ बहुत ही स्ट्रगल भरा था। वह अल्कोहलिक था, अनसक्सेसफुल था और सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग एक कंप्लीट लूजर था। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि बुकोव्स्की ने अपनी फेलियर्स को एम्ब्रेस किया। उसने अपनी प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट किया और इन्हीं एक्सपीरियंसेस को अपनी राइटिंग में यूज किया। इवेंचुअली वह एक सक्सेसफुल और रिस्पेक्टेड राइटर बन गया। इस स्टोरी से ऑथर का पॉइंट यह है कि जब तक आप अपनी प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट नहीं करते, तब तक आप उन्हें सॉल्व नहीं कर सकते। हम अक्सर अपनी प्रॉब्लम्स से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन रियल सोल्यूशन यह है कि हम उन्हें फेस करें। आइए इसे एक इंडियन एग्जाम्पल से समझते हैं। अमिताभ बच्चन को शुरुआत में बहुत सारे रिजेक्शंस मिले। उनकी डीप वॉइस को लेकर फिल्म इंडस्ट्री में कमेंट्स आए कि यह कमर्शियल सिनेमा के लिए सूटेबल नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी लिमिटेशंस को एक्सेप्ट किया और इन्हें अपनी यूनिक स्ट्रेंथ बनाया। आज वह वॉइस उनकी आइडेंटिटी है। ऑथर का पहला महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि हैप्पीनेस एक डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि यह एक प्रोसेस है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। जब आप किसी प्रॉब्लम को सक्सेसफुली सॉल्व करते हैं तो आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है, लेकिन जल्दी ही नई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और यह साइकिल चलती रहती है। चैप्टर 2, हैप्पीनेस इज अ प्रॉब्लम। खुशी एक समस्या है। यह चैप्टर हमारी हैप्पीनेस के बारे में गलत असम्पशंस को एड्रेस करता है। हम सभी सोचते हैं कि अगर हमारी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएं, तो हम हमेशा के लिए हैप्पी हो जाएंगे, लेकिन यह थिंकिंग फंडामेंटली रॉन्ग है। ऑथर बताते हैं कि हैप्पीनेस एक कांस्टेंट स्टेट नहीं है। यह इमोशंस का एक स्पेक्ट्रम है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ आता है। जब आप कोई चैलेंजिंग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है, लेकिन यह फीलिंग परमानेंट नहीं है। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं और आपको लगता है कि आईआईटी में एडमिशन मिलने पर आप कंप्लीटली हैप्पी हो जाएंगे, लेकिन एडमिशन मिलने के बाद आपको रियलाइज होता है कि अब नई प्रॉब्लम्स हैं। इंटेंस कंपटीशन, एकेडमिक प्रेशर, प्लेसमेंट की टेंशन। खुशी का फॉर्मूला यह नहीं है कि प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट करना है, बल्कि यह है कि बेटर प्रॉब्लम्स चूज करना है। ऑथर 3 प्रकार के प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हैं। पहला है रिच पीपल प्रॉब्लम्स, जहां लोग कंप्लेन करते हैं कि उनकी लग्जरी कार में सफिशिएंट लेग रूम नहीं है। दूसरा है मिडिल क्लास प्रॉब्लम्स, जैसे कि करियर एडवांसमेंट या रिलेशनशिप इश्यूज। तीसरा है सर्वाइवल प्रॉब्लम्स, जैसे कि बेसिक नेसेसिटीज की कमी। यहाँ पॉइंट ये है कि आप कभी भी प्रॉब्लम फ्री नहीं हो सकते। आप सिर्फ बेटर प्रॉब्लम्स चूज कर सकते हैं। अगर आप एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो आपकी प्रॉब्लम्स एम्प्लॉयज की होंगी, रेवेन्यू की होंगी, मार्केट कंपटीशन की होंगी, लेकिन यह प्रॉब्लम्स उस पर्सन की प्रॉब्लम से बेटर हैं जो अनएम्प्लॉयड है। बुद्धा के फिलॉसफी में भी यही कॉन्सेप्ट है। दुख का कारण है अटैचमेंट और एक्सपेक्टेशन। जब आप एक्सपेक्ट करते हैं कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, तो आप डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। लेकिन जब आप एक्सेप्ट करते हैं कि प्रॉब्लम्स लाइफ का हिस्सा हैं, तो आप बेटर इक्विप्ड हो जाते हैं उन्हें हैंडल करने के लिए। डार्सा, चैप्टर 3, यू आर नॉट स्पेशल। आप विशेष नहीं हैं। यह चैप्टर हमारी सेल्फ परसेप्शन के बारे में अनकंफर्टेबल ट्रूथ बताता है। हम सभी को लगता है कि हमारी प्रॉब्लम्स यूनिक हैं, हमारी पेन स्पेशल है, हमारी स्ट्रगल कोई और नहीं समझ सकता।
लेकिन रियलिटी ये है कि ह्यूमन एक्सपीरियंसेस में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। ऑथर बताते हैं कि मॉडर्न सोसाइटी में हर कोई स्पेशल फील करना चाहता है। सोशल मीडिया ने इस टेंडेंसी को और भी बढ़ाया है। हम कॉन्स्टेंटली कंपेयर करते हैं अपनी लाइफ को दूसरों से और हमेशा लगता है कि हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है। लेकिन स्टैटिस्टिकल ट्रूथ यह है कि आपकी प्रॉब्लम्स वही हैं जो बिलियंस ऑफ पीपल फेस कर रहे हैं। ब्रेकअप, जॉब लॉस, फाइनेंशियल स्ट्रेस, फैमिली इश्यूज, हेल्थ प्रॉब्लम्स, ये सब कॉमन ह्यूमन एक्सपीरियंसेस हैं। यह एक्नॉलेज करना डिप्रेसिंग नहीं है, बल्कि लिबरेटिंग है। मान लीजिए आपका रीसेंट ब्रेकअप हुआ है। आप सोच रहे हैं कि किसी और ने आपकी जितनी पेन फील नहीं की है, लेकिन रियलिटी यह है कि ऑलमोस्ट एवरीवन कभी न कभी हार्ट ब्रेक से गुजरता है। यह ह्यूमन एक्सपीरियंस का इंटीग्रल पार्ट है। जब आप रियलाइज करते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, तो आप बेहतर सपोर्ट सिस्टम फाइंड कर सकते हैं। आप दूसरों से सीख सकते हैं जो सिमिलर सिचुएशन से गुजरे हैं। आप अपनी प्रॉब्लम्स को पर्सपेक्टिव में रख सकते हैं। ऑथर यह भी बताते हैं कि एक्सेप्शनलिज्म की एडिक्शन एक सीरियस प्रॉब्लम है। हम कॉन्स्टेंटली प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि हम स्पेशल हैं। ये अप्रोच हमें मिजरेबल बना देता है क्योंकि हम हमेशा कंपैरिजन मोड में रहते हैं। बेटर अप्रोच यह है कि आप एक्सेप्ट करें कि आप ऑर्डिनरी हैं और यह परफेक्टली फाइन है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट्स तब आती हैं जब आप ऑर्डिनरी वर्क को कंसिस्टेंटली वेल करते हैं। फोकस करें प्रोसेस पर, आउटकम पर नहीं। नागर, चैप्टर 4, द वैल्यू ऑफ सफरिंग, दुख का मूल्य। यह चैप्टर सफरिंग के बारे में एक कंप्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव प्रेजेंट करता है। हम सभी सफरिंग को अवॉइड करना चाहते हैं, लेकिन ऑथर आर्ग्यू करते हैं कि सफरिंग का अपना वैल्यू है। सबसे पहले मार्क मैनसन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज के बारे में बताते हैं। प्लेजर बेस्ड वैल्यूज हैं जैसे कि पार्टीज, शॉपिंग, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। मटीरियल बेस्ड वैल्यूज हैं जैसे कि मनी, कार्स, लग्जरी आइटम्स। सोशल बेस्ड वैल्यूज हैं जैसे कि फेम, पॉपुलैरिटी, सोशल स्टेटस। और फिर हैं मॉरल बेस्ड वैल्यूज जैसे कि ऑनेस्टी, लॉयल्टी, कंपैशन। प्रॉब्लम यह है कि जब आप रॉन्ग वैल्यूज चूज करते हैं तो आपकी सफरिंग मीनिंगलेस हो जाती है। अगर आप सिर्फ प्लेजर के लिए लाइव करते हैं तो आप हमेशा नेक्स्ट हाई फाइंड करने में बिजी रहते हैं। अगर आप सिर्फ मनी के लिए लाइव करते हैं तो आप हमेशा मोर मनी की चेस में रहते हैं। लेकिन जब आप राइट वैल्यूज चूज करते हैं तो आपकी सफरिंग मीनिंगफुल हो जाती है। मान लीजिए आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं। मेडिकल स्कूल की पढ़ाई डिफिकल्ट है, लॉन्ग आवर्स हैं, सोशल लाइफ सैक्रिफाइस करना पड़ता है, लेकिन यह सफरिंग मीनिंगफुल है क्योंकि आप लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। ऑथर एक पावरफुल एग्जाम्पल देते हैं। एक कैंसर पेशेंट था जो इनिशियली बहुत डिप्रेस्ड था। उसे लगता था कि लाइफ अनफेयर है, कि उसके साथ ही यह क्यों हुआ। लेकिन ग्रेजुअली उसने रियलाइज किया कि इस स्ट्रगल ने उसे लाइफ की रियल वैल्यू समझाई है। उसने कैंसर अवेयरनेस के लिए वर्क करना शुरू किया और हंड्रेड्स ऑफ लाइव्स को पॉजिटिवली इम्पैक्ट किया। यह स्टोरी डेमोन्स्ट्रेट करती है कि सफरिंग इटसेल्फ प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि आप सफरिंग को किस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। अगर आप सफरिंग को मीनिंगलेस विक्टिम एक्सपीरियंस के रूप में देखते हैं तो ये आपको डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन अगर आप इसे ग्रोथ और लर्निंग के अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं तो ये आपको स्ट्रॉन्गर बनाती है। हिंदुइज्म में भी यही कॉन्सेप्ट है। कर्मा योगा में बताया गया है कि एक्शन इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट नहीं। जब आप राइट एक्शन करते हैं तो टेम्पोररी सफरिंग भी मीनिंगफुल हो जाती है। चैप्टर 6, You're wrong about everything। आप हर चीज के बारे में गलत हैं। यह अध्याय मानसिक विनम्रता के बारे में है। लेखक बताते हैं कि हम सभी की मान्यताओं और विचारों में कुछ न कुछ गलतियां होती हैं और इसे स्वीकार करना ही आगे बढ़ने का पहला कदम है। मनुष्य का दिमाग विकास के दौरान जीवित रहने के लिए तैयार हुआ है, न कि सटीकता के लिए। हमारे पूर्वजों के लिए यह ज्यादा जरूरी था कि वे तुरंत यह निर्णय लें कि कोई परिस्थिति खतरनाक है या सुरक्षित। सटीकता दूसरी प्राथमिकता थी। यही कारण है कि हम जल्दी निर्णय लेते हैं और फिर उन्हें सही ठहराने की कोशिश करते हैं। इसके उदाहरण के तौर पर लेखक पूर्वाग्रह की पुष्टि का जिक्र करते हैं। हम केवल उसी जानकारी को स्वीकार करते हैं
जो हमारे मौजूदा विश्वासों को सही साबित करती है। बाकी जानकारी को हम नजरअंदाज या अस्वीकार कर देते हैं। यही आदत हमारी बौद्धिक तरक्की में बाधा बनती है। लेखक यह भी समझाते हैं कि सुधार की सोच और स्थिर सोच में क्या अंतर होता है। स्थिर सोच में आप मानते हैं कि आपकी क्षमताएं और समझ स्थायी हैं। आप सोचते हैं, मैं गणित में कमजोर हूं या मैं रचनात्मक नहीं हूं। लेकिन सुधार की सोच में आप मानते हैं कि आप खुद को बेहतर बना सकते हैं। आप सोचते हैं, मैं फिलहाल गणित में कमजोर हूं या मैं अभी उतना रचनात्मक नहीं हूं। भाषा में यह छोटा सा बदलाव सोच पर गहरा असर डालता है। जब आप मान लेते हैं कि आपकी वर्तमान स्थिति स्थायी नहीं है, तो आप खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। इसे अपने व्यक्तिगत अनुभव से समझिए। मुझे बचपन में लगता था कि सफल लोग जन्म से ही प्रतिभाशाली होते हैं। मैं सोचता था कि कुछ लोग विशेष क्षमताओं के साथ पैदा होते हैं। लेकिन जब मैंने सफल लोगों की असली कहानियां पढ़ीं, तो मुझे एहसास हुआ कि सफलता का असली सूत्र है लगातार कठिन परिश्रम, सही रणनीतियां और कभी हार न मानने वाला जज्बा। लेखक सलाह देते हैं कि आप नियमित रूप से अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाएं। खुद से पूछें, क्या हो सकता है कि मैं इस विषय में गलत हूं? यह सवाल असहज करने वाला हो सकता है, लेकिन बौद्धिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। बौद्ध धर्म में भी यही बात कही गई है। भगवान बुद्ध ने कहा था कि अपने विचारों से अत्यधिक जुड़ाव ही दुख का कारण है। जब आप अपनी धारणाओं को बहुत कसकर पकड़ते हैं, तो आप नई जानकारी स्वीकार नहीं कर पाते। चैप्टर 7 फेलियर इज द वे फॉरवर्ड। असफलता आगे बढ़ने का तरीका है। यह अध्याय हमारी असफलता के प्रति मूल सोच को बदलने की बात करता है। हम सभी असफलता से बचना चाहते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि असफलता ही सफलता का जरूरी हिस्सा है। लेखक 2 प्रकार के लोगों के बारे में बताते हैं। पहले होते हैं सुधार पर ध्यान देने वाले लोग, जो हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखते हैं। दूसरे होते हैं केवल सफलता पर ध्यान देने वाले लोग, जो सिर्फ अच्छे परिणाम चाहते हैं। सिर्फ सफलता पर ध्यान देने वाले लोग असफलता से डरते हैं, क्योंकि वे असफलता को अपनी पहचान का हिस्सा मान लेते हैं। अगर वे असफल हो जाते हैं, तो सोचते हैं कि वे निकम्मे हैं। यही सोच उन्हें जोखिम उठाने से रोकती है। सुधार पर ध्यान देने वाले लोग असफलता को अनुभव मानते हैं। जब वे असफल होते हैं, तो सोचते हैं, क्या गलती हुई, क्या सीखा जा सकता है और अगली बार कैसे बेहतर कर सकते हैं। लेखक कर्नल सैंडर्स का उदाहरण देते हैं। उन्होंने अपनी चिकन रेसिपी को 8 और 9 होटलों में पेश किया। सबने मना कर दिया, लेकिन 8 और 10वीं बार उन्हें हाँ मिला। आज KFC पूरी दुनिया में मशहूर ब्रांड है, जिसकी कीमत अरबों डॉलर है। सोचिए, अगर कर्नल सैंडर्स ने 100 बार असफल होने के बाद हार मान ली होती, या 500 बार के बाद, तब KFC का अस्तित्व ही नहीं होता। लेकिन उन्होंने हर नकारात्मक जवाब को सीखने का अवसर समझा। हमारे भारत में असफलता को बहुत नकारात्मक तरीके से देखा जाता है। अगर कोई छात्र इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा पास नहीं करता, तो परिवार और समाज उसे असफल मान लेते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि एक परीक्षा आपके पूरे जीवन की काबिलियत तय नहीं करती। लेखक सलाह देते हैं कि आप अपनी असफलताओं को नए नजरिए से देखें। मैं असफल हो गया कहने के बजाय सोचें, मैंने एक अनमोल सबक सीखा। मैं सफल नहीं हूं की जगह सोचें, मैं अभी भी सीखने की प्रक्रिया में हूं। थॉमस एडिसन ने बिजली का बल्ब बनाने के लिए हजारों बार प्रयास किए। जब किसी ने उनसे पूछा कि इतनी बार असफल होने पर कैसा लगा, तो उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। यही सोच सफलता और असफलता के बीच सबसे बड़ा फर्क पैदा करती है। चैप्टर 8 द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेइंग नो। ना कहने का महत्व। यह अध्याय सीमाओं के बारे में है। लेखक कहते हैं कि ना कहना एक बेहद जरूरी कला है, जो हमें सिखाई नहीं जाती। लेखक बताते हैं कि जब आप किसी चीज के लिए हां कहते हैं, तो आप बाकी सभी चीजों के लिए अनजाने में ना कह रहे होते हैं। यह एक ऐसा खेल है जिसमें समय और ऊर्जा सीमित होती है। मान लीजिए, आप हर सप्ताहांत दोस्तों के साथ घूमने फिरने में व्यस्त रहते हैं। इसका मतलब है कि आप सामाजिक जीवन के लिए हां कह रहे हैं, लेकिन साथ ही आप अपनी सेहत, अपनी रुचियों, अपने परिवार और अपने आराम के लिए ना कह रहे हैं। यही समझौता है। लेखक बताते हैं कि स्वस्थ रिश्तों में सीमाएं जरूरी होती हैं।
अगर आप हर बार हाँ कहते रहेंगे तो लोग आपकी कद्र करना छोड़ देंगे। वे मान लेंगे कि आप हमेशा उपलब्ध हैं। भारतीय संस्कृति में ना कहने को बदतमीजी माना जाता है। हमें सिखाया जाता है कि बड़ों को कभी मना मत कहो, दोस्तों को निराश मत करो, बॉस को मना मत करो। लेकिन यही आदत हमें लोगों को खुश करने वाला इंसान बना देती है, जिसकी कोई व्यक्तिगत पहचान नहीं होती। लेखक सलाह देते हैं कि आप अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट करें। तय करें कि आपके लिए क्या सबसे जरूरी है। अगर कोई अनुरोध आपकी प्राथमिकताओं से मेल नहीं खाता, तो विनम्र लेकिन दृढ़ता से ना कहें। यह आसान नहीं होगा। शुरू में लोग नाराज हो सकते हैं, कुछ रिश्ते बिगड़ सकते हैं, लेकिन लंबे समय में आप ऐसे रिश्ते बनाएंगे जो सच्चे होंगे और आपकी सीमाओं का सम्मान करेंगे। लेखक एक और दिलचस्प बात बताते हैं। जब आप अपनी सीमाएं स्पष्ट करते हैं तो आप दूसरों की भी मदद करते हैं। आप उन्हें साफ संकेत देते हैं कि उनसे क्या अपेक्षा करनी चाहिए। कामकाज की जगह पर यह और भी जरूरी है। अगर आप हमेशा अतिरिक्त काम स्वीकार करते रहेंगे तो आपके वरिष्ठ मान लेंगे कि आपके पास अनंत क्षमता है। बाद में जब आप मना करेंगे तो टकराव होगा। बेहतर तरीका यह है कि शुरू से ही साफ साफ बता दें कि आपकी क्षमता कितनी है और आप अतिरिक्त काम ले सकते हैं या नहीं। चैप्टर 9 एंड देन यू डाई, और फिर आप मर जाते हैं। यह पुस्तक का अंतिम अध्याय है जो मृत्यु के बारे में है। यह कोई निराशाजनक विषय नहीं है, बल्कि प्रेरणादायक है। लेखक बताते हैं कि मृत्यु की समझ आपको स्पष्टता देती है। जब आप महसूस करते हैं कि आपका समय सीमित है, तो आप अपने जीवन की प्राथमिकताएं तय करने लगते हैं। लेखक प्रसिद्ध लेखक अर्नेस्ट बेकर की किताब मृत्यु का इनकार का उल्लेख करते हैं। बेकर कहते हैं कि इंसानों का ज्यादातर व्यवहार मृत्यु के डर से संचालित होता है। हम अमरता की परियोजनाएं बनाते हैं, इमारतें, उपलब्धियां, नाम, ताकि हमारे मरने के बाद भी लोग हमें याद रखें। लेकिन लेखक कहते हैं कि यह सोच समस्या पैदा कर सकती है। जब आप अपनी नश्वरता को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं, तो आप वर्तमान पल में पूरी तरह जीते हैं। स्टीव जॉब्स का वह प्रसिद्ध भाषण याद करिए जो उन्होंने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में दिया था। उन्होंने कहा था, याद रखो कि तुम मरने वाले हो। यह सोच तुम्हें बेवकूफी भरे डर से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। यह बात बहुत गहरी है। जब आप मृत्यु को स्वीकार करते हैं तो आप डर से नहीं, सच्ची समझ और साहस से निर्णय लेते हैं। आप जीवन को बर्बाद नहीं करते छोटी मोटी बातों पर। लेखक सलाह देते हैं कि आप नियमित रूप से मृत्यु के बारे में सोचें। यह कोई डरावनी बात नहीं है, बल्कि जीवन को समझने का जरिया है। खुद से पूछें, अगर मुझे पता चले कि मेरे पास सिर्फ 5 साल हैं, तो मैं क्या करूंगा? यह सवाल आपको मजबूर करता है कि आप अपनी असली प्राथमिकताएं पहचानें। शायद आपको महसूस हो कि आप बहुत ज्यादा समय व्यर्थ की चीजों में खर्च कर रहे हैं, या शायद आपको एहसास हो कि आप महत्वपूर्ण रिश्तों की अनदेखी कर रहे हैं। बौद्ध धर्म में भी मृत्यु पर ध्यान एक अहम अभ्यास है। बौद्ध भिक्षु नियमित रूप से यह ध्यान करते हैं कि मृत्यु निश्चित है। यह अभ्यास उन्हें आसक्ति से मुक्त करता है। लेखक अंत में कहते हैं कि जब आप अपनी मृत्यु को स्वीकार करते हैं, तो आप असल में ज्यादा जीवंत महसूस करते हैं। आप वर्तमान पल की कद्र करते हैं। आप सच्चे रिश्ते बनाते हैं। आप अपने जीवन में अर्थपूर्ण काम करते हैं। अब तक हमने किताब के थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स को समझा। अब बात करते हैं कि इन कॉन्सेप्ट्स को असल जिंदगी में कैसे अपनाएं, करियर में कैसे अपनाएं। मान लीजिए आपको प्रमोशन नहीं मिला। आमतौर पर लोग इसका ब्लेम ऑफिस पॉलिटिक्स, बॉस की फेवरेटिज्म या अपनी बैड लक पर डाल देते हैं और धीरे धीरे विक्टिम मेंटालिटी में चले जाते हैं। लेकिन सटल आर्ट वाला नजरिया कहता है कि आप जिम्मेदारी लें, ठंडे दिमाग से सोचें, क्या आप वाकई उस प्रमोशन के हकदार थे? क्या आपके पास जरूरी स्किल्स थे? क्या आपने अपनी अचीवमेंट्स को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाया? क्या आपने उन वैल्यूज पर फोकस किया जो सच में मैटर करती हैं? शुरुआत में यह तरीका थोड़ा असहज लगेगा क्योंकि इसमें अपनी कमियों का सामना करना पड़ता है, मगर यही तरीका आपको आगे बढ़ने के लिए प्रैक्टिकल और साफ रास्ता दिखाता है।
रिश्तों में कैसे अपनाएं। मान लीजिए आपका कोई अच्छा दोस्त आपको इग्नोर कर रहा है। आमतौर पर लोग ओवरथिंक करने लगते हैं, अस्यूम करते हैं कि शायद मैंने कुछ गलत कहा या किया होगा, या फिर गुस्सा हो जाते हैं कि वो मुझे वैल्यू नहीं देता। लेकिन सटल आर्ट के मुताबिक सबसे पहले खुद से पूछिए, क्या ये रिश्ता आपके लिए वाकई जरूरी है? अगर हाँ, तो असम्पशंस छोड़िए और सीधे बात कीजिए। पोलाइटली पूछिए कि कोई परेशानी है क्या? अगर सामने वाला रिस्पॉन्ड नहीं करता, तो भी समझ लीजिए कि आप सिर्फ अपनी सोच और व्यवहार कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरों का नहीं। पैसों के मामलों में कैसे अपनाएं? मान लीजिए आपकी ईएमआई देना मुश्किल हो रहा है। ज्यादातर लोग इकोनॉमी, इन्फ्लेशन या अपनी लो सैलरी को दोष देते हैं। सटल आर्ट कहता है कि पहले खुद का आकलन कीजिए। क्या आपने सही फाइनेंशियल फैसले लिए थे? क्या आप अपनी कमाई के मुताबिक खर्च कर रहे थे? क्या इमरजेंसी के लिए कोई फंड बनाया था? क्या आपकी प्राथमिकताएं सही थीं? शायद यह सोच थोड़ा अनकंफर्टेबल लगे, मगर यही ईमानदार विश्लेषण आपको आगे बेहतर फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में मदद करेगा। सोशल मीडिया पर कैसे अपनाएं? मान लीजिए आपकी इंस्टाग्राम पोस्ट पर कम लाइक्स आए। ज्यादातर लोग इससे डिसअपॉइंट हो जाते हैं, सोचने लगते हैं कि लोग मुझे पसंद नहीं करते, या फिर बेवजह ज्यादा अटेंशन ग्रैबिंग कंटेंट डालने का प्रेशर महसूस करते हैं। सटल आर्ट अप्रोच में आप खुद से पूछते हैं, क्या सोशल मीडिया वैलिडेशन मेरे लिए सच में इतना जरूरी है? क्या मैं अपनी वैल्यू को लाइक्स और कमेंट्स से माप रहा हूं? क्या यह सही नजरिया है? शायद आपको एहसास हो कि आप सोशल मीडिया को गलत वजहों से इस्तेमाल कर रहे हैं। शायद आप तय करें कि अब असली रिश्तों पर ज्यादा ध्यान देंगे, न कि ऑनलाइन दिखावे पर। डेली लाइफ में कैसे अपनाएं? दैनिक जीवन में लागू करना। अब जानते हैं कि इन प्रिंसिपल्स को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे शामिल किया जाए। मॉर्निंग रूटीन। हर सुबह बस 5 मिनट निकालिए और अपनी प्रायोरिटीज पर नजर डालिए। खुद से सवाल कीजिए, आज सबसे जरूरी चीज क्या है? किन बातों पर मैं अपना वक्त और एनर्जी नहीं बर्बाद करूंगा? यही छोटी सी आदत आपको दिन भर सही डायरेक्शन में बनाए रखेगी और बेवजह की उलझनों से बचाएगी। सेल्फ रिफ्लेक्शन। रात को सोने से पहले 5 मिनट का समय खुद के लिए निकालिए। सोचिए, आज मैंने किन बातों को जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, कहां मैंने बेवजह रिएक्ट किया और कहां मैंने मैच्योरिटी दिखाई। यह छोटा सा सेल्फ चेक आपको धीरे धीरे इमोशनली मजबूत और खुद को बेहतर समझने वाला इंसान बना देगा। कंक्लूजन। निष्कर्ष तो दोस्तों, द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ सीक कोई जादू नहीं, बल्कि एक सीधी सच्ची रियलिटी चेक है। यह हमें सिखाती है कि परेशानियां हर किसी की लाइफ में हैं, मगर असली खेल यह है कि आप चुनें कि किस चीज को महत्व देना है और किसे नहीं। सुकून और सेटिस्फैक्शन तब आता है जब आप समझदारी से तय करते हैं कि आपकी एनर्जी, वक्त और ध्यान किन बातों पर लगेगा। बेकार की चीजों से दूरी बनाना, खुद की जिम्मेदारी लेना और असहज सच को स्वीकार करना ही असली मैच्योरिटी है। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो और आप ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली किताबों को आसान भाषा में सुनना चाहते हैं, तो माउंटेन बुक समरी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि इस किताब की कौन सी बात ने आपकी सोच पर सबसे ज्यादा असर डाला। याद रखिए, परेशानियां सबके साथ आती हैं, मगर समझदारी वही है जो ये तय कर ले कि अपनी एनर्जी किन बातों पर खर्च करनी है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए खुद पर भरोसा रखिए और बेवजह की बातों पर ध्यान देना छोड़िए। धन्यवाद।